Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. Today we will discuss about the Omicron. Omicron वायरस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वायरस जो है वो कोरोना वायरस के म्यूटेशन से बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग सभी ने देखा है कि वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और उसके स्पाइक्स होते हैं और जो स्पाइक होता है उसी से हमारे बॉडी में वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो उसके स्पाइक में क्या हुआ है कि म्यूटेशन हो गए हैं और जिसके कारण वो काफ़ी चेंज हो गया, अपने नेचर से हट बदल चुका है और इसीलिए उसका नाम हम ओमिक्रॉन रखे हैं। साइंटिस्ट ने इसे नया नाम दिया है, अ न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न। साइंटिस्ट ने इसे ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये सच में एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसके बारे में अभी हम कुछ भी ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं कि वायरस जो है, जब भी कभी नया वायरस इंट्रोड्यूस होता है उसके बारे में जानने के लिए हमें काफ़ी वक्त लग जाता है, बट ओमिक्रॉन के बारे में हमें कुछ ही दिनों में 5 से 6 दिनों में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Omicron was named a variant of concern in part because of its peculiar set of mutation. तो ओमिक्रॉन को हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस ये जो है ये जो वायरस है, वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं जैसे कि ऐसे रहता है, इस पे स्पाइक्स होते हैं। इसके स्पाइक्स में ही जो म्यूटेशन होते हैं इसके कारण कोरोना वायरस का नेम और स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाती है। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि काफ़ी सारे म्यूटेशन होने के बाद बहुत सारे तरीके के वायरस इंट्रोड्यूस हुए थे, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। जो डेल्टा है उसके कारण ही सेकेंड वेव आया था जिसमें कि ट्रांसमिसिबिलिटी जो थी वो कितनी थी, 1 to 10% पर्सन्स, ठीक है। वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था, 1 से 10% में। और कोरोना वायरस एक वायरस है। वायरस का काम क्या होता है कि वो दूसरों के बॉडी में जाके रिप्रोड्यूस करे, इनका तो यही काम होता है, ठीक है। तो ये जितनों के बॉडी में जाएंगे उतना ज़्यादा ये ट्रांसमिट होंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो जो ये इसकी स्पाइक्स है इसी में क्या हो गया है, म्यूटेशन, ओके। इसमें म्यूटेशन हो गया है और अभी तक ये क्लियर नहीं है, इट इज़ नॉट येट क्लियर दैट whether दिस वेरिएंट स्प्रेड फास्टर और कॉज मोर सीवियर इन्फेक्शन। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो म्यूटेशन हुए हैं कोरोना वायरस में वो क्या ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होंगे या फिर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन का कॉज करेंगे, यानी सिम्टम्स कैसे होंगे, अभी तक ये डिस्कवर हुआ नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको नाम दे दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। धीरे धीरे इस पे रिसर्च चल रही है, बट अभी हमें कुछ ही इंफॉर्मेशन मिले हैं। हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिले ये भी अभी कम नहीं है। जैसे कि ये डायग्राम है, दिस इज द एनोटेशन स्कीमेटिक ऑफ द ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक का डायग्राम दिया है अल्ड्रिन एलिंग में, जो कि काम करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। इनके हिसाब से क्या है कि दिस कैन बी सीन इन द ग्राफिक बिलो ऑफ द ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन। ये जो स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे है, इनके हिसाब से इनका कहना है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है वेयर चेंजेस टू द प्रोटीन आर शोन एज कलर डॉट। इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो कलर डॉट से शो हुए। म्यूटेशंस आर इन ब्लू कलर वाइल द इंसर्शन एंड डिलीशन आर इन रेड कलर। जो भी म्यूटेशन हुए हैं वो ब्लू कलर में शो किया हुआ है और जो भी इंसर्शन और डिलीशन वो भी एक म्यूटेशन का ही पार्ट होता है, उसको रेड कलर में शो कर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि यहाँ जो स्पाइक प्रोटीन होता है वहाँ 3 रीज़न इंपॉर्टेंट होता है। कितने रीज़न? 3 रीज़न इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जिसके पास पोटेंशियल होता है टू मेक द वायरस मोर स्टिकी यानी वो हमारा जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर हमारे अंदर कौन सा रिसेप्टर है, ACE2 रिसेप्टर, ठीक है। ACE2 रिसेप्टर हमारे अंदर है जो कि इससे बाइंड करता है, ठीक है। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बाइंड करता है, ठीक है। तो फिर
ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है इसके पास पोटेंशियल होता है इसे मोर स्टिकी बनाने का। और दूसरा जो रीज़न है उसको कहते हैं एंड टर्मिनल डोमेन। और ये कौन सा डोमेन है, यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, उसकी जो एंटीबॉडीज़ है यहाँ पे आके बाइंड करते हैं। ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स हैं। इसके पास पोटेंशियल होता है इम्यून एस्केप, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की, ठीक है, जिससे कि एंटीबॉडी इससे बाइंड करेगी तो ये क्या करेगा, ये ACE2 से बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारे अंदर ये कोरोना वायरस नहीं आ पाएगा, जिससे कि ये रिप्रोड्यूस करे और ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी इंक्रीज हो, ठीक है। फ्यूरिन क्लीवेज साइट होती है स्पाइक प्रोटीन में, जिसके पास पोटेंशियल होता है इम्प्रूव ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब हम समझ चुके हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब कि जो पहले वेरिएंट्स आए थे अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारे, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी 1 to 4% थी, ठीक है। जो अभी नया पहले इधर सेकेंड वेव कॉज जिसने किया था उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी थी 1 to 10% पर्सन्स, ठीक है। अब जो नया ये ओमिक्रॉन वायरस आया है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इस डायग्राम को समझाया है किसने, अल्ड्रिच एल्ड्रिंग ने, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि देयर आर टू रीजन्स, यहाँ पे दो रीज़न है दैट आर नोन टू बाइंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। यहाँ पे दो रीज़न मतलब जो हमारा स्पाइक प्रोटीन है उसमें दो रीज़न है जो कि एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है, ठीक है। कौन कौन से, एंड टर्मिनल डोमेन और कौन सा है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। और दे आर वरिंगली द म्यूटेशन ऑफ ओमिक्रॉन क्लस्टर एग्जैक्टली इन दिस टू डोमेन। और ये इसलिए परेशान है क्योंकि इन्हें लगता है कि द म्यूटेशन, जो म्यूटेशंस हुए हैं ओमिक्रॉन वायरस जिससे बन रहे हैं म्यूटेशन के कारण, वो वहीं पे उन्हीं दो डोमेन पे हुए हैं। तो अगर वहाँ पे म्यूटेशन होते हैं तो हमारा वैक्सीन जो है, वैक्सीन ज़्यादा मतलब जिस तरह से वो वर्क कर रहा है उसकी कम हो जाएगी, उसकी वैक्सीन का वर्किंग कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सम ऑफ द म्यूटेशन कुड ऑल्सो इंक्रीज द वायरस एबिलिटी टू इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स। कुछ म्यूटेशन उनके हिसाब से ये भी है कि कुछ म्यूटेशन जो हमें वायरस की एबिलिटी है इन्फेक्ट करने की, हमें उसके म्यूटेशन के कारण भी इंक्रीज हो सकती है। और उनका ये भी कहना है कि जो FCS डोमेन था, अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा ट्रांसमिसिबिलिटी का, उस वायरस की पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी ट्रांसमिसिबिलिटी। जैसे कि अभी तक डेल्टा वायरस का हम जानते हैं कि 1 to 10% पर्सन में वो ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे FCS रीजन में म्यूटेशन होता है तो उसकी क्या होगी, ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। So I hope you are understanding this topic. Now, mutation in the receptor binding domain can also make the virus more sticky, making it more likely to infect. अगर RB डोमेन में भी म्यूटेशन हो गए तो उसे मोर स्टिकी बनाएगा वो, और क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा हमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। विच इज़ वॉट हैपन विद द डेल्टा वेरिएंट। जब डेल्टा वेरिएंट इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया है कि 3-4 तरीके के वेरिएंट्स आ चुके हैं पहले से ही, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो था सेकेंड वेव कॉज किया था, जिसमें इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज होकर 1 to 10% हो गई थी, 10% हो गई थी। वैसे ही अगर यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग डोमेन में भी कोई म्यूटेशन हो गए हैं तो उससे क्या होगा, उसकी इन्फेक्शन करने की ताकत बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल सी कि डेल्टा वायरस जो था, SARS-CoV-2 जो था वो कितना ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 से अलग है, ठीक है। जो डेल्टा वायरस था वो
उसके में जो म्यूटेशन हुए थे उसके 8 रेसिड्यूज में म्यूटेशन हो गए थे, और ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके टोटल 34 रेसिड्यूज में म्यूटेशंस हुए हैं, यानी कि अप्रोक्स 40x 4 गुना उसका म्यूटेशन हम देख रहे हैं इसमें ओमिक्रॉन वायरस में। तो इसका कॉज ये हो सकता है कि इसकी जो इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अभी किसी साइंटिस्ट ने इसको सही से बताया नहीं है कि ये इंक्रीज करेगा, या फिर कुछ म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जिसके कारण इसकी जो इन्फेक्टिबिलिटी होती है, ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, वो डिक्रीज भी हो जाता है। तो अभी ये हम लोग कह नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है, मतलब म्यूटेशन होना पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। So there are many questions which are arising nowadays, like how much risk we have। हमें इस म्यूटेशन हुआ है डेल्टा से ओमिक्रॉन, जो चेंज किया है कोरोना वायरस अपने आप को, उससे कितना रिस्क है। तो अगर जैसे कि अभी हम लोग ने अल्ड्रिज एल्ड्रिन का रिसर्च पेपर देखा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि म्यूटेशन हमारा RBD और राइबोसोम बाइंडिंग डोमेन और कहाँ पे एंड टर्मिनल डोमेन में हुआ है। तो अगर यहाँ पे म्यूटेशंस हुए हैं जिसके कारण रिस्क इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज इट मोर ट्रांसमिसिबल। अभी हम लोग ने देखा कि फ्यूजरीन जो FCS रीजन है, अगर यहाँ पे म्यूटेशन ज़्यादा हो जाएगा, म्यूटेशन अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी की इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन इट बी डिटेक्टेड विथ PCR। तो हाँ, ये वायरस PCR से डिटेक्टेड हो सकता है। इसका आंसर होगा यस, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय PCR। इट कैन बी डिटेक्टेड by PCR. Okay, now next question is can coronavirus is effective on it। वैक्सीन जो कोरोना की बनी थी, कोरोना वैक्सीन इज इफेक्टिव ऑन इट और नॉट। अगर जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है और ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, यहाँ म्यूटेशन दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वैक्सीन जो है वो इनफेक्टिव हो। बट अभी इस पे रिसर्च चालू है, इसका कोई अभी हमें जवाब नहीं मिला है कि कोरोना वायरस वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होगी कि नहीं। इसलिए हम बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन हमें ले लेनी चाहिए, अपने सारे डोज। जिन लोगों ने सिर्फ एक ही डोज लिया उन्हें अपने डोज को पूरा कर लेना चाहिए इस टाइम पे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन। अगर किसी को हो चुका है पहले से कोरोना वायरस और उसके बॉडी में, और उसने सारे वैक्सीन ले चुके हैं और उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, तो क्या उसको री इन्फेक्शन हो सकता है? तो इसका आंसर भी अभी नहीं मिला है। इसका आंसर अभी नहीं मिला है कि क्या होगा, री इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। Now the question is symptoms are same or different for this mutated form। अब क्वेश्चन ये है कि जो सिम्टम्स जो हमें मिल रहे हैं वो सेम है या डिफरेंट इस म्यूटेटेड फॉर्म लाइक ओमिक्रॉन के लिए, जो कि म्यूटेटेड फॉर्म है कोरोना वायरस का, उसका सिम्टम सेम कोरोना वायरस जैसा है या फिर उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो जितना अभी हमें पता चला है कि इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उससे फैटीक होता है, फैटीक यानी थकान उससे होती है, और जो सेंस लॉस होता था, देयर इज नो सेंस लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल एंड ऑक्सीजन जो सैचुरेशन लेवल था वो लो नहीं हो रहा है इसमें।
नो ऑक्सीजन सैचुरेशन लो। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हमें बीटा म्यूटेशन में मिल रही थी, डेल्टा म्यूटेशन में मिल रही थी, वैसे यहाँ पे नहीं देखा गया है। So I hope you like this video. Thanks for watching.